बीना एक बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल औरत है। बीना के चाल चलन से उसके घर वाले उसे बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन वो किसी काम से मार्केट जाती है जहां उसे एक लड़की दिखती है जिसने बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने थे और वो दिखने में काफी मॉडर्न दिख रही थी। बीना को वो बहुत पसंद आती है और वो उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय करती है। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उर्फी है। और आप मेरा नाम क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो। कुछ दिनों के बाद बीना उर्फी के घर वालों से बात करके अपने बेटे उमेश की शादी उर्फी से करवा देती है और मॉडर्न बहू का शो ऑफ करने के लिए वो उसकी मुंह दिखाई रखती है। देखा कितनी अच्छी और फैंसी है मेरी बहू। मोहल्ले में आज तक किसी की ऐसी बहू नहीं होगी। हाँ, सुंदर तो है, बस कपड़े थोड़े से छोटे हैं और बाल भी बिगड़े हुए हैं। बाकी ठीक ही है। मेरे सामने मेरी बहू की बुराई कर रही हो। तुम सब जलती हो मेरी बहू की हॉटनेस से। जाने दीजिए माँ जी, इन गवारों को फैशन का क्या पता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ। अरे कितनी मुंहफट है आपकी बहू। हमको ताने दे रही है, खुद को हूर की परी समझती है। मेरी बहू को मुंहफट बोली तू मुंहफट, तेरा खानदान मुंहफट। चलो निकलो यहाँ से, बड़ी आई बहू की बुराई करने वाली। अरे माँ, सच कहूँ तो आप मेरे लिए बहुत प्यारी बहू लेके आई हो। अच्छा जी। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या, साड़ी? ओह, डोंट वरी। फिर उर्फी साड़ी को कैंची से कट करके एक हॉट सी ड्रेस बना देती है। लैला ओ लैला, ऐसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखो मजनू बना दूं, ऐसी मैं लैला। बताओ बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ? उर्फी, तेरी तो बनाऊंगा मैं कुल्फी। अरे 50,000 की साड़ी का दिवाला निकाल दिया। अकेली रहो तुम इस कमरे में। उर्फी की आदत हो गई थी अजीबोगरीब कपड़े पहनकर घर में घूमने की, जो कि उमेश और उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वहीं सास उर्फी को फुल सपोर्ट करती थी, इतना तक कि सास भी उर्फी के रंग में रंग जाती है और जैसे कपड़े बहू पहनती है, सास भी वैसे ही कपड़े पहनकर घर में बाजार में सब जगह बहू के साथ घूमती है। वहीं एक दिन दोनों सास बहू से तंग आकर उमेश और उसके पिता दोनों के कपड़ों में आग लगा देते हैं। आग लगे मेरे दुश्मन को, हमारे कपड़े जला दिए इन्होंने। डोंट वरी मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है। फिर दोनों सास बहू उमेश और ससुर जी का कपड़ा लेके आती हैं और उसे कट करके डिजाइन बनाकर पहन लेती हैं। देखो जी, लग रही हूँ ना मॉडर्न। अरे बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, गांव भर में थू थू करवा के मानोगी क्या तुम? चुप रहो जी, आपको क्या पता फैशन क्या होता है? अरे बहू, तुम ही समझाओ इस सरफिरी बुढ़िया को। अरे बाबूजी, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। ये फैशन आपकी उम्र का नहीं है। सारी करतूत तुम्हारी ही है। अब बेटा तुम ही समझाओ दोनों को। अरे माँ, ये सब क्या है? क्या पहन के रखा है आपने? पता है मोहल्ले में आप दोनों को देखकर लोग कितनी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। लोग हमसे जलते हैं इस बात से, कितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। उर्फी, क्या यही सुनवाने के लिए तुम मेरे घर में आई हो? आप मुझ पे मत भड़को जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मम्मी जी का किया धरा है। माँ, क्या है ये सब? आप लोग को सुधरना है या नहीं? सुधर जाओ वरना मैं इस उर्फी को तलाक दे दूंगा। पहली बार एक सास की वजह से एक बहू का घर तबाह होगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मैं ही फैशन के चक्कर में दीवानी हो गई थी। अब मैं हर बातों का ध्यान रखूंगी। उमेश के गुस्से को देखकर बीना और उर्फी दोनों सुधर जाती हैं और दोनों ढंग से रहने लगती हैं। अरे ओ उल्टा, सुबह के 7 बज चुके हैं, अभी तक सो रही है। मेरी चाय क्यों नहीं दी अभी तक? माँ जी, मारिए मत, मैं अभी चाय दे देती हूँ। रात में देर से सोने के कारण आँख ही नहीं खुली।
तेरी आँख तो मैं खोलूंगी। इसके बाद सास बहू को डंडे से मारने लगती है। जल्दी से कमरे में चाय लेकर आ, वरना आज तेरी खैर नहीं है। फिर बहू एक कोने में रोते हुए सोचने लगती है। पहले के दिन कितने अच्छे थे। किचन में केमली और सुनंदा दोनों भी पकवान बनाने में बिजी होती हैं। बेटी, ले जरा चक्कर तो बता, हलवा कैसा बना है। आखिर आज मेरा बेटा 2 साल बाद अमेरिका से आ रहा है। आज उसे अपने हाथों से ये हलवा खिलाऊंगी। हाँ सासू माँ, उनका फेवरेट जो है। और ये देखो, मैंने भी सारे पकवान तैयार कर दिए हैं। बहुत अच्छा बहू। फिर दोनों सास बहू लक्ष्य के आने का इंतजार करने लगती है और बहुत देर हो जाती है। तभी केमली को एक कॉल आता है। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। एक एक्सीडेंट में आपके बेटे की डेथ हो गई है। उनके कांटेक्ट लिस्ट में आपका नंबर मिला। आप डेड बॉडी लेने आ जाइए। इतना सुनते ही मानो घर में दुखों का मातम छा जाता है और केमली फूट फूट के रोने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? वो लक्ष्य अब नहीं रहा। ये सुनने के बाद सुनंदा भी फूट फूट के रोने लगती है और फिर दोनों सास बहू हॉस्पिटल जाती है और फिर लक्ष्य का अंतिम संस्कार होता है। वहीं पति की डेथ के बाद तो मानो सुनंदा की जो दुनिया है वो उजड़ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा खामोश रहने लगती है, जिस कारण केमली से सुनंदा का दुख बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। आखिरकार सुनंदा के सास ससुर उसे अपनी बेटी जो मानते थे, इसलिए वो सुनंदा की दूसरी शादी एक बड़े बिजनेसमैन घराने में कर देते हैं। वहीं ससुराल वाले अमीर होते हुए भी शादी के दहेज में उनसे 10 लाख रुपए नकद की फरमाइश रखते हैं और वो सुनंदा की खुशियों के लिए उस बात को पूरी भी कर देते हैं। ससुराल में कुछ दिन तो सुनंदा बड़ी ही खुशी के संग रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ससुराल वालों का जो बर्ताव है वो सुनंदा के प्रति काफी बुरा होता जाता है। सास गाली देती है, मारती है, पीटती है, ढंग से कोई बिहेव नहीं करता। सुनंदा ये सब सोच ही रही थी कि तभी सास फिर से वहां आ जाती है। अरे ओ महारानी, सुन, आज घर में पार्टी है और शरीर पर जो भी निशान है ना, मेकअप से ढक लेना। और हाँ, खाने पीने से लेकर हर चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, ऐसा ही होगा। फिर सुनंदा इसके बाद काम में लग जाती है और घर में आए मेहमानों की जमकर खातिरदारी करती है। पार्टी में सुनंदा की दूसरी सास कलंदी उससे नौकरों जैसा काम करवाती है और उसे थोड़ा भी पार्टी एंजॉय करने नहीं देती। तभी पास ही खड़ा एक लड़का ये सब देखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जी। वहीं सुनंदा जैसे ही पानी देने के लिए मनीष की तरफ पलटती है, मनीष सुनंदा की खूबसूरती को देखकर पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है और वो कुछ देर यूं ही सुनंदा से बातें करने लगता है। और वहीं कालिंदी देवी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और जाकर अपने बेटे को वो भड़का देती है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद, क्यों रे, क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूं जो गैर आदमियों से तू इश्क लड़ा रही है? अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा ना कहें। तभी विकास सुनंदा को जोरदार थप्पड़ मारता है। मुझे तेरी सच्चाई पता होती तो मैं तुझसे कभी भी शादी नहीं करता। अरे वो तो तेरे पहले वाले सास ससुर ने हमें 10 लाख रुपए दहेज में दिए थे, इसलिए मैं तुझसे शादी करने के लिए मान गया। इसके बाद कालिंदी देवी और विकास दोनों मिलकर सुनंदा को धक्के मार के घर से बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहां केमली देवी और उनके पति आ जाते हैं और सुनंदा की ये हालत देखकर मानो उनका कलेजा फट जाता है। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी की यहाँ इतनी दुर्दशा होगी तो मैं कभी शादी नहीं करवाती यहाँ। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद केमली देवी पुलिस को बुलाकर उन तीनों को दहेज प्रथा और बहू प्रताड़ना के जुर्म में अंदर करवा देती है और सुनंदा को अपने घर ले जाती है। वहीं धीरे धीरे सुनंदा और मनीष में बातचीत होने लगती है और मनीष की तरह सुनंदा को भी उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और अंत में सुनंदा को एक सच्चा जीवन साथी मिल जाता है।